देखिए, डिप्लोमेसी की दुनिया में ना बातें अक्सर सीधी नहीं होती, ज्यादातर इशारों में ही होती हैं। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि भारत और पोलैंड जैसे दो दोस्त देशों के बीच एकदम पब्लिक में तनाव की स्थिति बन गई? चलिए, आज इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। जरा सोचिए, ये शब्द किसी बंद कमरे की मीटिंग के नहीं हैं। ये भारत के विदेश मंत्री के शब्द थे, जो उन्होंने अपने पोलिश समकक्ष के सामने मीडिया के कैमरों के बीच कहे। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये तो एक डिप्लोमैटिक वार्निंग थी जो पूरी दुनिया के सामने दी गई। और यही सवाल इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। डिप्लोमेसी में इतने सीधे और कड़े शब्दों का इस्तेमाल तभी होता है जब पानी सिर से ऊपर चला जाए। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं था, इसके पीछे एक लंबी और काफी उलझी हुई कहानी है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। इस टकराव की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, लगभग 1 साल पहले, एक ऐसी घटना पर जिसने इस पूरे डिप्लोमैटिक विवाद की नींव रखी थी। ये टाइमलाइन देखिए, इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि भारत का रिएक्शन कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। ये महीनों से अंदर ही अंदर पकड़े ही एक नाराजगी का नतीजा था। मतलब जनवरी 2026 में दिया गया बयान अक्टूबर 2023 में हुई घटना का सीधा जवाब था। भारत का मैसेज एकदम क्लियर था, हम भूले नहीं। तो सारी जड़ यही है। उस बयान में विवाद शब्द का इस्तेमाल और संयुक्त राष्ट्र का जिक्र, ये दोनों बातें भारत के लिए रेड लाइन की तरह हैं। भारत कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानता है, कोई अंतर्राष्ट्रीय विवाद नहीं। और भारत इस मुद्दे पर किसी भी तीसरे पक्ष की दखलंदाजी को अपने संप्रभुता पर हमले जैसा देखता है। हो सकता है पोलैंड ने इसे एक सामान्य डिप्लोमैटिक भाषा समझा हो, लेकिन भारत के लिए ये उसके दशकों पुराने स्टैंड पर सीधा हमला था। तो आप समझ रहे हैं ना, ये मामला सिर्फ कश्मीर पर दिए गए एक बयान का नहीं था। ये भारत की विदेश नीति के उस मूल सिद्धांत के उल्लंघन का था जिसे भारत अब किसी भी कीमत पर नज़रअंदाज करने को तैयार नहीं है। ये एक ऐसी रेड लाइन थी जिसे पोलैंड ने शायद अनजाने में पार कर लिया था, और भारत ये पक्का करना चाहता था कि ऐसा दोबारा कभी ना हो। जब भारत सीमा पार आतंकवाद की बात करता है तो इसका मतलब सिर्फ कुछ हमले नहीं होते। उसका इशारा उस पूरी मशीनरी की तरफ होता है जो आतंकवादियों को ट्रेनिंग, पैसा और हथियार देती है। और भारत का सीधा आरोप है कि ये पूरी मशीनरी पाकिस्तान की जमीन से चलती है। अब यहाँ पर ना भारत और यूरोप की सोच में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। भारत का स्टैंड अब बिल्कुल क्लियर है कि आप हमसे व्यापार भी करें और हमारी सुरक्षा चिंताओं को नज़रअंदाज भी करें, ये अब नहीं चलेगा। आतंकवाद और व्यापार साथ साथ नहीं चल सकते। जबकि कई यूरोपीय देश डिप्लोमेसी को अलग अलग खानों में बांटकर देखते हैं, जो भारत को अब बिल्कुल मंजूर नहीं है। और यहीं से कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये समझना जरूरी है कि निशाना सिर्फ पोलैंड नहीं था। असल में भारत ने पोलैंड के जरिए पूरे यूरोप को एक सख्त और साफ संदेश भेजा था। ये होती है डिप्लोमेसी। बिना पाकिस्तान का नाम लिए विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत के पड़ोस में आतंकवादी बुनियादी ढांचे का जिक्र करके सब कुछ साफ कर दिया। संदेश इतना स्पष्ट था कि डिप्लोमेसी की दुनिया में हर कोई समझ गया था कि इशारा किस तरफ है। और ये बयान तो भारत की नई असर्टिव विदेश नीति का मानो नारा बन गया है। भारत अब ग्लोबल मंच पर अपनी सुरक्षा चिंताओं को जोर शोर से रख रहा है। उसका कहना है कि सीमा पार आतंकवाद सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की समस्या है, और यूरोप अब इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तो ये भारत की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। भारत अब चुपचाप अपनी बात कहने के बजाय दुनिया के सामने नियम तय कर रहा है। वो साफ कर रहा है कि अगर किसी भी देश को भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी चाहिए तो उसे भारत की सुरक्षा चिंताओं का सम्मान करना ही होगा, बस कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो सवाल ये है कि इस तीखी बयानबाजी के बाद हुआ क्या? पोलैंड ने इस पर कैसा रिएक्शन दिया और दोनों देशों के लिए दांव पर क्या लगा है? अब पोलैंड ने जो किया वो काफी समझदारी भरा था। उन्होंने बहस को आगे बढ़ाने के बजाय आतंकवाद को एक ग्लोबल थ्रेट माना और भारत के साथ टकराव से बचते हुए रिश्ते को बचाने की कोशिश की। शायद रूस के पड़ोस में होने की वजह से पोलैंड सुरक्षा चिंताओं की संवेदनशीलता को अच्छी तरह समझता है। उनकी प्रतिक्रिया ने दिखा दिया कि संदेश उन तक पहुंच गया है। और पोलैंड आखिर रिश्ते को क्यों ना बचाए? ये आंकड़ा देखिए, पिछले 1 दशक में भारत और पोलैंड के बीच व्यापार 200% बढ़कर $7 अरब तक पहुंच गया है। जब इतने बड़े आर्थिक हित दांव पर लगे हों तो जाहिर है कोई भी देश अपने दोस्त को नाराज नहीं करना चाहेगा।
तो भारत का लक्ष्य एकदम साफ है। शॉर्ट टर्म में पोलैंड को ये सबक सिखाना कि वो भविष्य में ज्यादा सावधान रहे, और लॉन्ग टर्म में यूरोप के हर देश के लिए एक मिसाल कायम करना कि भारत के साथ साझेदारी का मतलब उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के रेड लाइंस का सम्मान करना है। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब किसी देश के आर्थिक हितों और दूसरे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच टकराव हो, तो रिश्तों की बुनियाद क्या होगी? साझा मूल्य या फिर रणनीतिक जरूरतें? इस सवाल का जवाब ही आने वाले समय में भारत और यूरोप के संबंधों की दिशा तय करेगा।